Hello, wonderful brains. Once again, a very warm welcome to your social science class with your learning buddy Aprajita. And children, are you all ready to start a new chapter of Geography Class 8 with me? Yes. So here we start chapter number 17 and that is manufacturing industries. तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी ऐसी जो मैन्युफैक्चर करती थी, चीज़ें मैन्युफैक्चर बनाती हैं जो चीज़ें. सो विच आर दोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड what is there in this chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के टाइप्स, classification of industries, factories affecting location of industries, factors affecting location of industries. इंडस्ट्रीज के लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. इंडस्ट्रियल रीजन्स, मेजर इंडस्ट्रीज, कंपैरेटिव स्टडीज. The production and manufacturing of goods is referred as industry. इंडस्ट्री किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जहाँ होता है और मैन्युफैक्चर होता है वो, उसे कहा जाता है इंडस्ट्री. Its literal meaning is working in an organized and a systematic way. और इसका जो एक लिटरल मीनिंग होता है उसके कहते हैं कि किसी भी काम को एक तरीके से करना, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना, उसे कहा एक सिस्टमैटिक वे में करना, उसे कहा जाता है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इंक्लूड all forms of economic activities like agriculture, fishing, lumbering, trade, manufacturing goods, packaging, transport, entertainment, etc. और इंडस्ट्री में हर फॉर्म का वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है. जैसे क्या क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? जैसे एग्रीकल्चर, लंबरिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, पैकेजिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर आती हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इन अ यूजेबल प्रोडक्ट और कमोडिटी. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि किसी भी रॉ मटेरियल को, कच्चे पदार्थ को एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, कोई ऐसी चीज़ बनाना जो कि यूजेबल हो, जो कि काम आए. इट नीड्स प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन. और इस दौरान इस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? इसमें प्रोसेसिंग होती है और मॉडिफिकेशन होता है चीज़ों का. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स. अब कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज एंड क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज. So these are the 4 major types of industries. Primary industries involve extracting resources from the sea or land and include forestry, farming, fishing, coal mining, oil drilling and hunting. अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है? रिसोर्सेस को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. कहाँ से? सी से, लैंड से, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में. सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज produce things for people by processing raw materials or assembling components. सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करना, कैसे? रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है या उनको असेंबल जो किया जाता है, कंपोनेंट्स को जब असेंबल किया जाता है, वो आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में. टर्शरी इंडस्ट्रीज डील विद सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. अब टर्शरी, जब एक गुड बन गया, बन के तैयार हो गया, तो उसका डील्स विद सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उस मैन्युफैक्चर्ड गुड का, वो आता है टर्शरी इंडस्ट्री में. दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज इन ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन. नाउ क्वाटरनरी industries are concerned with technological research and development. क्वाटरनरी इंडस्ट्री में क्या होता है? वो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं. These help companies to function such as information technology industry. ओके, इसके अंदर आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. Now, classification of industries.
Industry can be classified in 3 different ways depending on size, raw materials used and ownership. अब जो इंडस्ट्री है उसको 3 अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. डिपेंड किस पे? डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, उसकी साइज, उसका रॉ मटेरियल यूज जो किया गया है और उसकी जो ओनरशिप है उस पर डिपेंड करता है. ऑन द बेसिस ऑफ साइज. अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन क्लासिफाई इंडस्ट्री एज फॉलोज: स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज हुज इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 crore rupees come under the category of small scale industries. जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाया जाता है वो 1 crore rupees तक होता है, वो आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर. लेबर कुड बी लो स्किल्ड एज इन क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग और हाईली स्किल्ड एज इन इलेक्ट्रॉनिक्स और जेमस्टोन कटिंग. अब लेबर इसमें क्या होता है? जैसे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग है, इसमें लो स्किल के लेबर्स भी लिए जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और जेमस्टोन कटिंग जो होता है उसमें हाईली स्किल्ड लेबर्स भी लिए जाते हैं. प्रोडक्शन वॉल्यूम हियर इज स्मॉल. यहाँ प्रोडक्शन वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, छोटा होता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. Industries having an investment of more than 1 crore rupees are called large scale industries. जहाँ इन्वेस्टमेंट, जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 1 crore rupees से ज़्यादा का होता है उसे कहा जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. They have superior quality of technology as they produce different variety of goods in large quantity. अब यहाँ जो क्वालिटी यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी की वो सुपीरियर क्वालिटी की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और बड़े अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में किए जाते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स, स्किल्ड और अनस्किल्ड, आर रिक्वायर्ड इन सच इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्रीज में स्किल्ड लेबर्स भी चाहिए होते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स भी चाहिए होते हैं. द प्रोडक्शन वॉल्यूम इज ह्यूज हियर. यहाँ का जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होता है. द कॉटेज इंडस्ट्रीज. These are still smaller industries which do not require much investment. इन कॉटेज इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. These industries deal with the manufacture of crafts by hand or without machinery. अब ऐसे इंडस्ट्रीज़ में, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में ये किस में डील करती हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ क्राफ्ट्स बाय हैंड, हाथ से जो क्राफ्ट किया जाता है, और विदाउट मशीनरी होता है. These are attached to homes and often employ family members. ये घर से अटैच्ड होते हैं और often यहाँ पे family members को employ किया जाता है. On the basis of ownership. अब ownership के basis पे कैसे डिवाइड किया, क्लासीफाई किया जाता है? Based on ownership, we can have the private sector, public sector, joint sector and cooperative sector industries. इंडस्ट्रीज को ऐसे क्लासीफाई किया जा सकता है on the basis of ownership. Private sector industries. Industries in which production is owned, governed and controlled by individuals or a group of people are private sector industries. वो इंडस्ट्रीज जहाँ के प्रोडक्शन जो है वो ओन किया जाता है, गवर्न किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है किसी एक इंडिविजुअल द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा, तो उसे कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, टाटा आयरन एंड स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी एंड बजाज ऑटो. These are the private sector industries. Fine, Bajaj, Tata, Jio Digital Life. Then public sector industries. Industries which are owned and managed by the government at the central or state level is public sector industries. वो इंडस्ट्रीज जो कि ओन किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट या सेंट्रल, गवर्नमेंट एट द सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट के द्वारा ओन या मैनेज किए जाते हैं. किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे. उन्हें कहा जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, Bhilai Steel Plant
and State Bank of India. These are public sector industries. Fine children? आया समझ में? Now, what's next? Joint sector industries. Industries which are managed jointly by the government and the private sector are joint sector industries. अब वो industries जो कि मैनेज की जाती हैं किसके द्वारा? जॉइंटली मैनेज की जाती हैं गवर्नमेंट, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उन्हें कहा जाता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल भारत एल्यूमिनियम कंपनी बैल्को, दिस इज अ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL. नाउ कम्स द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. Industries which are owned and managed equally by a group of people who might be the producers, suppliers or workers. अब वो इंडस्ट्रीज जो कि ओन की जाती हैं या मैनेज की जाती हैं किन लोगों के द्वारा? ग्रुप ऑफ पीपल, उनके द्वारा जो कि या तो प्रोड्यूसर्स हैं या सप्लायर्स भी हो सकते हैं और ये वर्कर्स भी हो सकते हैं. For example, Anand Milk Union Limited, Sudha Dairy, Cotton Handloom Cooperative and Sugar Cooperative. See the Amul, very famous name. Okay. So now we'll see that on the basis of raw materials how the industries can be classified. On the basis of raw materials we can classify the industries into following categories. अब रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज यूटिलाइज एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये जो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ करती हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं. Cotton textile, sugar, vegetable oils, food processing, dairy products and leather industries are some of its examples. Next is the mineral based industries. अब ये mineral based industries क्या हैं? Industries that derive their materials from minerals are called mineral based industries. अब ये जो industries अपने materials को minerals से derive करती है, minerals से निकालती हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. दे डिपेंड ऑन मिनरल ओर्स फॉर रॉ मटेरियल्स. अब उनका रॉ मटेरियल क्या होता है? मिनरल ओर्स. नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स. अब इन इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल होता है वो होते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो फॉरेस्ट में मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेपर, टिम्बर एंड हैंडीक्राफ्ट्स. ओके. Pastoral based industries. Industries which depend upon the animals for raw materials are called pastoral based industries. जो industries raw material के लिए animals पे depend करती हैं उन्हें कहा जाता है pastoral based industries. Milk, meat, leather and wool are some of the animal products on which these industries are based. Okay? Last is the marine based industries. Seas, oceans provide raw materials to marine based industries. अब इन industries को raw materials कहाँ से provide होता है? कहाँ से मिलता है? sea या oceans से. Industries processing seafood, manufacturing, fish oil etc. are marine based industries. कौन कौन सी industries आती है इसमें? जो industries प्रोसेस करती हैं सी फूड को या मैन्युफैक्चर करती हैं फिश ऑयल. ओके. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. सच फैक्टर्स आर रॉ मटेरियल एंड पावर रिसोर्सेज. द बेसिक मटेरियल यूज्ड बाय एनी इंडस्ट्री टू कन्वर्ट इनटू another product by the manufacturing process are raw materials. जो बेसिक मटेरियल एक इंडस्ट्री यूज़ करती है कन्वर्ट करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट में, वो होता है उसका रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. और ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल जहाँ अवेलेबल होता है उसके पास ही होती हैं.
पावर सप्लाई इज अ बेसिक नीड ऑफ एन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री चलाने के लिए जो बेसिक नीड है, मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है पावर की। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑफ पावर एट द रिक्वायर्ड रेट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री। और ये जो पावर सप्लाई है ये अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, बीच बीच में नहीं रुकनी चाहिए, हमेशा आती रहनी चाहिए, यहाँ पावर सप्लाई हमेशा होती रहनी चाहिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो ड्रॉज मैन्युफैक्चरर्स टू लोकेट देयर यूनिट इन सच प्लेसेस। अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये अपने यूनिट को उसी जगह पे रखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, कहाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। लैंड एंड कैपिटल और फाइनेंस। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल पर्पसेस like purchase of land, capital goods, raw materials and operational expenses. Next is cheap and efficient labor. अब एक लोकेशन इंडस्ट्री की किस पे डिपेंड करती है, किस फैक्टर क्या इफेक्ट करता है उसको? चीप और एफिशिएंट लेबर। अ डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक लोकेशन ऑफ मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। Now, industrial regions. The area which have high concentration of industries are called industrial regions. जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे हाई concentration of industries है, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रीजन। When an industry develops at a location, people settle in the region to take advantage of the employment opportunities it provides. अब किसी भी लोकेशन पे अगर एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, खुल रही है, तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग होते हैं वो भी मौका ढूंढते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड फैसिलिटीज़ फॉर बैंकिंग, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा आर डेवलप्ड टू सर्व द इंडस्ट्री एंड इट्स एम्प्लॉय। और वहाँ आसपास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है, बैंकिंग, पावर सप्लाई, ये सब भी खुल जाते हैं जिससे कि उस इंडस्ट्री को हेल्प मिल सके। द इंडस्ट्री ऑल्सो अट्रैक्ट्स अदर इंडस्ट्रीज विच यूज इट्स प्रोडक्ट्स एज रॉ मटीरियल्स और मेक यूज ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द रीजन। और एक इंडस्ट्री खुलती है तो वो दूसरी इंडस्ट्री को भी अट्रैक्ट करती है। दिस लीड्स टू अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द रीजन। और उस रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल जाती हैं। एंड सच अ लोकेशन बिकम्स इंडस्ट्रियल रीजन। और वो लोकेशन जो है, वो जो एरिया है, वो एक इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स आर ऑफन लोकेटेड इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज होती हैं। नियर द सी पोर्ट्स एंड मेनली नियर द कोल माइन रीजन्स। और इनके आसपास सी पोर्ट्स होते हैं और कोल माइन रीजन्स भी होते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। फॉलोइंग आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के जो मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड साउथ ईस्टर्न कैनेडा। Now see, these are the major industrial regions of India. Go through it, of world, sorry. These are the major industrial regions of the world. पूरे world में जो major industrial regions हैं वो यहाँ mentioned है. Just go through it. Now, Western and Central Europe. North-south pattern from Scotland through England, through the mouth of the Rhine River Valley, passing through Germany and France to northern Italy. ये Western and Central Europe में ये है इंडस्ट्री. Eastern Europe में कहाँ है? Russia and Ukraine region. Then Eastern Asia, Japan, South Korea, Malaysia, China, India and Taiwan. Australia and New Zealand. Now the industrial regions of India, वो तो वर्ल्ड के थे. अब इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री वेयर रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड. इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. Presence of resources at different places has affected the industrial clustering. अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, इस कारण से अलग अलग जगहों पे ये इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग हुई है. क्लस्टरिंग मीन्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक साथ खुल जाना.
Pockets having core concentration of industries are known as industrial clusters. Several industrial regions are found in India. अब कौन से हैं इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन्स? सच एज मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, देन विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन and the Kollam Thiruvananthapuram industrial cluster. So these are the industrial regions of India. Now next is the major industries. The major industries can be divided in the following industries. अब major industries को इन industries में divide किया गया है. Iron and steel industry. The iron and steel industry is a very important industry as its output is required to make houses and buildings, vehicles, equipments, machinery, household appliances and much more. ये iron and steel industry जो है वो एक important industry क्यों है? क्योंकि इसका जो output आता है, जो भी बनता है यहाँ पे, वो किस काम आता है? हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, व्हीकल्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, हाउस होल्ड अप्लायंसेस और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है. इट हैज़ हेल्प्ड इन जनरेटिंग पावर एंड ऑल्सो सपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज. इट इज़ अ हैवी इंडस्ट्री. फॉर रिफाइनमेंट ऑफ आयरन ओर कोल एंड लाइमस्टोन इज यूज्ड. अब आयरन ओर के रिफाइनमेंट के लिए, रिफाइन करने के लिए कोल और लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है. कोल इज़ यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस. लाइमस्टोन इज़ यूज्ड एज फ्लक्सिंग मटेरियल विच हेल्प्स रिमूव इम्प्योरिटीज़. लाइमस्टोन सारी इम्प्योरिटीज़ हटाता है आयरन ओर से. द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज नोन एज पिग आयरन विच इज़ फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन टू रॉट आयरन एंड फाइनली स्टील. अब देखिए आयरन ओर से कैसे कैसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं. आयरन ओर से सबसे पहले जब इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाती हैं तो फिर पिग आयरन बनता है. पिग आयरन के बाद वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट होता है, फिर रॉट आयरन में, एंड फाइनली जो आउटकम होता है उसका वो होता है स्टील बन के निकलता है. टॉप 10 कंट्रीज टू हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. जो टॉप 10 इंडस्ट्रीज कंट्रीज़ हैं जहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं जापान. जापान में क्या क्या? टोक्यो, योकोहामा, फुकुओका, यामागुची एंड होकाइडो. द यूएस. अब यूएस में कहाँ कहाँ? लोअर ग्रेट लेक्स, साउथ ईस्ट रीजन एंड वेस्टर्न रीजन. देन चाइना, सदर्न मंचूरिया एंड नॉर्दर्न चाइना एंड यांगत्से वैली. देन रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, कोरिया रिपब्लिक, इटली, ब्राज़ील एंड इंडिया. नाउ इन इंडिया. अब इंडिया में कहाँ? In India, the iron and steel industry is growing at a very fast pace and is the 5th largest producer in the world today. India जो है वो iron and steel industry में 5th largest producer है पूरे world में. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro are situated in a favorable location. ऐसी जगह पे located हैं जो कि favorable है जहाँ के conditions. India's steel production has increased from 1 million tons in 1947. 1947 में इसका जो production था स्टील का वो था 1 million tons, जो कि बढ़ के 90.7 million tons in 2021-22 हो गया. In 2004, India was the largest exporter of steel, which accounted for about 5% of the global steel trade. Fine, children? Now comes the textile industry. Textile industry uses both natural fibers and synthetic fibers as basic raw materials. Basic raw material जो textile industry का है वो है fibers और synthetic fibers, natural fiber और synthetic fiber. Cotton industry is a labor intensive industry. It can be large scale or small scale. Some of the major producers in Indian textile industry. अब जो Indian textile industry के major producers हैं वो कौन कौन से हैं? Arvind Mills Limited, Raymond's Limited, Reliance Textiles, Bombay Dyeing Limited,
Welspun India Limited. Fine. Now the main centers of the textile industry in the world. अब पूरे वर्ल्ड में जो मेन सेंटर्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वो कहाँ हैं? USA, China, Japan and India. Germany, the UK, France and Spain are the leading manufacturers of synthetic clothes. और ये सब जगह जो है जर्मनी, यूके, फ्रांस और स्पेन ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं सिंथेटिक क्लोथ्स के. नाउ फैक्ट टू नो, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. सबसे पुराना इंडस्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड में वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फॉर सेंचुरीज इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, स्पेशली द मसलिन्स ऑफ ढाका, calico of Calicut and chintz of Masulipatam are unparalleled and prized for their quality and designs. Okay. Now in India, the first cotton mill was established in Bombay in 1854. 1854 में पहला कॉटन मिल कहाँ establish हुआ था? बॉम्बे में. Subsequently, a number of cotton textile industries came up in Maharashtra and Gujarat. Shahpur Mills in 1861 and Kalika Mill in 1863, Ahmedabad. Ahmedabad in Gujarat became the second largest textile city after Bombay and was referred to as Manchester of India. Ahmedabad को जो गुजरात में है वो second largest textile city बन गई after बॉम्बे और उसको क्या कहा जाने लगा? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स आर कोयम्बटूर, मदुरई, इंदौर, जबलपुर, कोलकाता, दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, पुदुचेरी एंड पानीपत. Today, cotton textile contributes significantly to Indian foreign exchange earnings. Fine, cotton textile जो है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में. अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज एक्सपोर्टेड. अब ये जो टोटल प्रोडक्शन होता है इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसका 1/3 जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट कम्स द शुगर इंडस्ट्री. शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट. Sugar is made from sugarcane in the humid tropical regions, while that is acquired from sugar beet in the temperate regions. Sugarcane humid tropical regions में और sugar beet temperate regions में. Both are perishable commodities. Perishable हैं ये and thus need immediate transportation to the mills after harvest for processing. अब जैसे इनका हार्वेस्ट कर दिया जाता है क्योंकि पेरिशेबल है तो बिल्कुल तभी के तभी हार्वेस्ट करके इनको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है. इट इज़ अ सीजनल प्रोडक्शन. बिसाइड्स शुगर, क्रिस्टल शुगर, खांडसारी एंड गुड़ और जैगरी आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द शुगर इंडस्ट्रीज. शुगर इंडस्ट्रीज में इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है. दिस इज डन मोस्टली इन रूरल बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज. Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and some southern states are leading producers of sugar in India. The main sugar producing countries, अब पूरे वर्ल्ड में जो मेन शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? क्यूबा, ब्राज़ील, चाइना, जर्मनी, रशिया, USA and France. Okay children? Next comes the paper industry. The first paper mill was set up at Serampur in West Bengal. Serampur, West Bengal में पहला पेपर मिल establish हुआ. कब हुआ? 1812 में. At present we have 39 large integrated paper mills and 301 small and medium paper mills. Fibrous plants and grasses are used for making paper where wood pulp is in short supply. अब जो fibrous plants और grasses होते हैं उनको यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए, जबकि wood pulp जो है उसका कम सप्लाई है. In India, Madhya Pradesh, West Bengal and Maharashtra are leading producers of paper. The USA is the largest producer, importer and consumer of paper in the world.
जो यूएसए है, देखिए यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और इम्पोर्टर भी है। अदर prominent producers of paper are Canada, Norway, Russia, Finland, Japan, Indonesia, Germany, China, UK, Sweden, France and India. Okay? Now comes the cement industry. Cement is used extensively for construction work. हम सबको पता है कि सीमेंट का इस्तेमाल जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। It is also used in making roads, pipes, beams and tiles. ये सब बनाने में भी सीमेंट का यूज होता है। The cement industry is often located close to limestone deposits to save transportation costs of heavy raw materials. अब क्योंकि लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है तो जो सीमेंट इंडस्ट्री होता है उसको कहाँ खोला जाता है? जहाँ पे लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ज़्यादा मिलते हैं, वो रॉ मटेरियल है क्योंकि। The leading cement producers are China, India, Japan, US, Russia, Spain, Italy and Germany. Now, some comparative studies. कुछ comparisons पढ़ते हैं हम। Let us study the comparative analysis of iron and steel industry, cotton textile industry and IT industry of India with the USA and Japan. USA और जापान से इनकी comparative study पढ़ते हैं। Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur, India. The Tata and Steel Plant TISCO is the only iron and steel plant belonging to the private sector. Private sector से ये only one, this is only private sector, the steel plant, which is the Tata and Steel Plant. It was established by Jamshedji Tata in 1907. Today it is the oldest and the largest integrated iron and steel plant of India. और आज ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा integrated iron and steel plant है इंडिया का। The plant was established at Sakchi in the Singhbhum district of Bihar. Later it was named as Jamshedpur. बाद में उसका नाम जमशेदपुर कर दिया गया after its founder. उनका फाउंडर जो जमशेदजी टाटा थे उनके नाम पे जमशेदपुर रख दिया गया वहाँ का नाम। एंड नाउ इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड स्टेट। अब वो झारखंड स्टेट पे एक डिस्ट्रिक्ट है। इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पिग आयरन इन 1911 एंड स्टील इन 1912। Following factors are responsible for the development of iron and steel industry in जमशेदपुर। अब ये जमशेदपुर में जो iron and steel industry है इसके development में कौन कौन से factors responsible थे वो पढ़ते हैं। It is ideally located between the sources of two raw materials like iron and coal. ये ideally located है इन दो sources के बीच में। Water supply is available from nearby खुरखाई and सुबर्णरेखा रिवर्स। ये दो रिवर्स इसके पास बहती हैं। See, this is Tata Steel. Good quality of cooking coal is brought from nearby coal fields of Jharia, Jharkhand and Raniganj, West Bengal. अच्छी क्वालिटी का जो कुकिंग कोल है वो यहाँ से लाया जाता है। Manganese is brought from Kendujhar district of Orissa. Limestone and dolomite used as flux material are available from the Sundargarh district of Orissa. ये सब चीज़ें सब पास में ही available हैं। Being located in a densely populated area, it gets skilled and non-skilled workforce. और ये एक densely populated area के बीच में located है, स्थित है, तो इसको यहाँ पे skilled labor भी मिलती है और unskilled labor भी मिलती है। Jamshedpur is well connected with metropolitan cities like Kolkata, New Delhi, Mumbai and Chennai. ये सब metropolitan cities से जो जमशेदपुर है ये बहुत आसानी से connected भी है। कोलकाता 250 किलोमीटर अवे, जमशेदपुर से 250 किलोमीटर दूर है कोलकाता। An important port city and easily used for importing and exporting of goods. क्योंकि वो port city है कोलकाता तो वहाँ से easily import और export of goods भी किया जा सकता है। The Damodar Valley project provides cheap abundant hydroelectricity. Damodar Valley project से hydroelectricity भी easily बहुत अच्छे abundance में मिलती है।
The region around Kolkata is industrially very developed and provides a good market for the products of Jamshedpur steel plant. Now comes the iron and steel industry at Detroit, USA. अब हम USA के iron and steel industry के बारे में पढ़ेंगे. Detroit, situated in the Michigan state of the USA, it is located on the west bank of the Detroit River and is named after it. इस रिवर के नाम पे ही इसको नाम दिया गया है. It is known all over the world as the headquarter of automobile industry or motor city of the USA. Automobile industry is closely linked to the iron and steel industry. Automobile industry जो है वो बहुत closely linked होता है iron and steel industry से, as it uses iron and steel to manufacture its various components. क्योंकि जो automobile industry है ये iron and steel का बहुत use करते हैं अपने अलग अलग components बनाने में. Three largest automobile manufacturers, General Motors, Ford and Chrysler, have established their plants here. The first automobile industry at Detroit was established in 1897 by Ransom E. Olds. Before the establishment of this industry, Detroit was already popular for producing farm machinery, iron and steel, wheels, axles, engines, ships, chemicals and railroad cars. अब डेट्रॉइट पहले से ही पॉपुलर था इन सब चीज़ों के लिए. फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन डेट्रॉइट. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो डेट्रॉइट में है उसके डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? आयरन ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेक सुपीरियर रीजन. अब आयरन ओर कहाँ से मिलता है? लेक सुपीरियर से रीजन से. वाइल कोल कम्स फ्रॉम द नॉर्दर्न एपलेचियन कोल फील्ड्स. Limestone is brought from the Lake Erie and Lake Huron areas. अब limestone इन दो जगहों से मिलता है. Water is available from the Detroit River. पानी तो क्योंकि Detroit River वहीं बहती है तो Detroit से पानी मिलता है. And Lake Erie. Power is supplied by the Niagara Falls in the form of hydroelectricity. अब पावर कहाँ से जनरेट होता है? Niagara Falls से. Detroit is well connected by the Detroit is well connected by bridge and tunnel to the city of Windsor in Ontario, Canada. अब Detroit जो है वो बहुत अच्छे से connected है bridge और tunnel से कहाँ? To the city of Windsor. A large number of auto workers, research and design engineers provide the technological help in the establishment of the plant. यहाँ auto workers, research and design engineers ये सब help करते हैं इस plant के establishment में. USA and Canada have built a great network of railroads around this area. इस area के आसपास USA और Canada ने बहुत एक बड़ा network बना लिया है railroads का, which has linked Detroit to other parts of country. जिससे कि Detroit जो है बाकी country के दूसरे part से linked भी है. This helps Detroit to collect raw materials quite easily and also send manufactured cars, motors, trucks, etc. with the same ease to other parts of US. अब क्या होता है, ये easily connected है country के बाकी countries से, तो ये बहुत easily अपना जो manufactured cars, motors, trucks हैं ये सब send कर देते हैं. The Great Lakes provide cheap water transport for raw materials as well as finished products. अब जो Great Lakes हैं वहाँ पे वो cheap water transport भी supply कर देते हैं for raw materials. Being located in the highly industrialized region of northeastern USA, the Detroit iron and steel industry is assured of a ready market for its producer. क्योंकि ये जो Detroit है ये highly industrialized region में located है. Extensive network of sales and service and advertisement gave a great boost to the industry.
A rich and wealthy person, Henry Ford, was given financial support by all communities to establish the automobile industry at Detroit. और एक रिच और वेल्दी पर्सन जो हेनरी फोर्ड थे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिली सब कम्युनिटीज से, जिससे कि उन्होंने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेट्रॉइट में इस्टेब्लिश किया. नाउ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट अहमदाबाद, इंडिया. Ahmedabad city is located in Gujarat on the banks of Sabarmati river. सबको पता है कि गुजरात अहमदाबाद जो है गुजरात में located है on the banks of Sabarmati river. The first mill was established in 1859 and has become the second largest textile city of India after Mumbai. मुंबई के बाद ये second largest textile city बन गई. Following favorable location factors are responsible for the development of cotton textile industry in Ahmedabad. अब cotton textile industry अहमदाबाद की जो है उसके favorable locational factors हैं. Availability of raw material from the cotton growing areas of Maharashtra and Gujarat. महाराष्ट्र एंड गुजरात में जो कॉटन उगता है वहाँ से रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है इसको इजीली. चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉफ्ट वाटर फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग इज इजीली अवेलेबल. द स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स आर अवेलेबल. ये सब चीज़ें जो भी ज़रूरत होती हैं एक इंडस्ट्री के लिए वो सब इजीली अवेलेबल हैं. वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट दैट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. अब रेल और रोड ट्रांसपोर्ट का एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क भी है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हैं. मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटीज़ import of machinery and export of cotton textile. अब मुंबई पोर्ट्स नियर बाय फैसिलिटीज़ जो है वो मशीनरी और एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स अवेलेबल करवाता है. द फ्लैट टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिल्स. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आर अवेलेबल फ्रॉम द बिग लोकल बिजनेस कम्युनिटीज़. जो बड़े बड़ी लोकल बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से बड़े अमाउंट में कैपिटल भी अवेलेबल होता है. Now cotton textile industry at Osaka, Japan. अब जापान की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. ओसाका इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान एंड इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान. ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है. ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. क्या रीजंस हैं? द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डेवलप्ड हियर. टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ कैसे डेवलप हुई, किन रीजंस से? ओसाका इज सिचुएटेड ऑन द नोबी प्लेन विच इज़ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया. तो ये नोबी प्लेन्स में है जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है. इट हैज़ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विच इज़ सूटेबल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग और वीविंग होती है, उसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है. मोस्ट ऑफ द रॉ मटीरियल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड द USA. फाइन. Coastal location helps in importing raw materials and exporting finished textile goods. Coastal location जो है इसका वो help करती है import करने में raw material और export करने में finished textile goods को. Regular water supply for cotton mills from the river Yodo. Labor is easily available here. Hydroelectric power is obtained from streams that flow from the mountains around Osaka. ओसाका के आसपास जो स्ट्रीम्स बहती हैं माउंटेन्स से वो हेल्प करती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑब्टेन कराने में. द पोर्ट ऑफ ओसाका अलाउज द इंडस्ट्री टू एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स फिनिश्ड गुड्स टू इंटरनेशनल मार्केट्स वेयर देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर इट्स कॉटन. और ये जो पोर्ट है, पोर्ट ऑफ ओसाका, ये इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है, फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने में. The port also allows the import of raw materials. Now comes the IT industry at Bangalore, Karnataka. Bangalore is located on the Deccan Plateau. Deccan Plateau पे located है Bangalore. It is the center of hundreds of technologies. Hundreds of technology है वहाँ पे, वो एक center है. Hundreds of technology, software and telecommunication companies का. In addition, large multinational technology firms have opened their offices here. अब बहुत सारे मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स ने भी यहाँ अपने ऑफिसेज ओपन किए हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल, JP Morgan,
Siemens, etc. Big domestic firms such as Wipro and Infosys also established their head offices here. Research and development form a major part of the IT industry here. यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है एक मेजर पार्ट प्ले करता है आईटी इंडस्ट्री में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. Following are the factors which led to the development of IT at Bengaluru. अब बेंगलुरु में IT का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या फैक्टर्स थे? It has the largest number of educational institutions and IT colleges in India. बेंगलुरु में लार्जेस्ट नंबर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और IT कॉलेजेस हैं. इट इज़ सिचुएटेड नियर द कोस्ट, एन्जॉयज प्लेजेंट क्लाइमेट. वहाँ का क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट है एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. The state government of Karnataka was the first to announce an IT policy in 1992. 1992 में state government of Karnataka ने पहला IT policy announce किया था. The city is home to numerous multinational companies and has the highest availability of middle and top ranking management talent. It has a good transport network. इसका transport network भी बहुत अच्छा है. Good telecom connectivity, advanced infrastructure and better state policy and investor perception. इन सब चीज़ों के होते यहाँ पे ये IT का डेवलपमेंट हुआ. Presently, many US and European firms are outsourcing work to Indian firms that are mostly centered at Bengaluru. See, IT industry in Bengaluru. Now, IT industry at Silicon Valley, USA. USA में जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे IT इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे IT इंडस्ट्री एट सिलिकॉन वैली USA. अभी तो हमने पढ़ा था IT बेंगलुरु के बारे में. Now we'll read this one. The information technology IT industry is based on software, hardware systems, database and telecommunications. अब ये जो IT इंडस्ट्री ये बेस्ड है इन सब पे. Silicon Valley is a part of Santa Clara County in the state of California, radiating outward from Stanford University. जो सिलिकॉन वैली है ये किसका पार्ट है? सेंटा क्लारा काउंटी जो कि इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया. एट द टर्न ऑफ द 20th century, when fruit orchards predominated, the area was known as the Valley of Heart's Delight. टर्न ऑफ 20th century पे क्या हुआ? जब फ्रूट ऑर्चर्ड्स प्रेडोमिनेट किया उस एरिया को तब बोला जाता था द वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट. Following factors are responsible for the location of IT industry in Silicon Valley. अब IT industry Silicon Valley में इसका जो लोकेशन है ये क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए? Let's read that. It is close to some of the most advanced scientific and technological centers in the world. ये किसके पास है? एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स जो हैं वर्ल्ड के उसके पास है ये. Clean environment, temperate climate with temperatures rarely going below 0 degrees centigrade, space for development and expanded days. These are the causes. It is located close to major airports and roads. अब ये कुछ major airports और roads के भी पास located है. Plenty of space is available for development and future expansion. और बहुत सारी जगह अवेलेबल है डेवलपमेंट के लिए और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी. गुड एक्सेस टू मार्केट्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स. सम ऑफ द कंपनीज दैट हैव देयर हेड ऑफिसेज इन सिलिकॉन वैली. अब सिलिकॉन वैली में कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके की हेड ऑफिस हैं? गूगल, हेवलेट पैकर्ड, एप्पल, इंटेल, याहू, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब एटसेट्रा. Silicon Valley continues to maintain its status as one of the top research and development centers of the world and as a high technology giant. Fine. Now fact to know. Nagavara Ramarao Narayan Murthy, N.R. Narayan Murthy, an Indian industrialist and software engineer, founded Infosys in 1981. Infosys को फाउंड किसने किया था? N.R. नारायण मूर्ति ने. Along with 6
सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, उनके साथ और 6 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स भी थे. Now children, what all we have read in this chapter, let's sum up. Important facts. Industry is an economic activity that converts natural resources into consumer goods. Industry may be classified into several different categories on the basis of size, heavy or large scale and light or small scale. Raw materials, agro-based, mineral-based and ownership, private, public, joint or cooperative. Then agro-based industries derive their raw material from agriculture and mineral-based industries from minerals. Location of industry is affected by the availability of raw material, land, water, labor, capital, transport, market, etc. Iron and steel industry is a basic industry which leads to industrial diversification. The industrial regions of India are Mumbai-Pune cluster, Bengaluru Tamil Nadu region, Ahmedabad Vadodara region, Chota Nagpur industrial belt, Vishakhapatnam Guntur belt, Gurugram Delhi Meerut region and Kollam Thiruvananthapuram industrial cluster. In India, the development of organized industries was started in 1854 in Mumbai with cotton textile industry. Ahmedabad is called the Manchester of India. Silicon Valley in California and Bengaluru in India are major hubs of IT industry. Now children, let's do the exercise here. Objective type questions first. Take the right option. Dash industry is an agro-based industry. कौन सा industry agro-based है? Iron and steel, sugar, chemical. It's the sugar industry. Dash sector involves manufacturing. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. कौन सा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व करता है? उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री. डैश इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. सुधा डेयरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज. सुधा डेयरी इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. अहमदाबाद प्रोड्यूसेस मेनली डैश टेक्सटाइल. कौन सा टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है अहमदाबाद? जूट टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल. इट प्रोड्यूसेस कॉटन टेक्सटाइल. The Osaka textile mills get water from Dash River, Allegheny, Yodo, Ohio. It gets water from Yodo River. Now fill in the blanks. Dash industries are concerned with technological research and development. IT industries are concerned with technological research and development. Textile mills are Dash industries. Textile mills कैसे industries है? They are the manufacturing industries. Dash climate is suitable for spinning and weaving. Spinning and weaving के लिए humid climate. Dash is well known textile center of Japan. Japan का well known textile center कौन सा है? Osaka. Silicon Valley is famous for technology. Now write T for true and F for false statements. Private sector means ownership by government. False. Private sector का मतलब government से ownership नहीं होता है. Industries using raw materials like cotton, jute, etc. are known as agro-based industries. Yes, this is true. Sugar is obtained from sugar cane and sugar beet. Yes, this is also true. Write T here. Bengaluru is known as Silicon Valley of India. Yes, true. Write down T. Ahmedabad is called the Manchester of India. Yes, this is also true, children. So write down T here. Okay. So with this, we finish off this chapter and stay tuned for the new video, children. Again, we'll meet with a new chapter, something more interesting, something more knowledgeable. Till then, be happy, stay blessed. Bye.